Mana cuy? Jasma Joyce. Jasma Joyce. मैंने ऑलरेडी आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, बट मैं यहाँ अपने रिस्पेक्टेड सर लीडर मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को एक प्रॉमिस देना चाहती हूँ कि बानिहाल की आवाम की सारी औरतें, बहनें, बच्चियाँ, लड़के, मर्द सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और इनका एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और हम सब मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से गवर्नमेंट में जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। हमने हमारे नौजवानों की दिलों की धड़कन और बड़े जज्बाती तकरीर करने वाले इलियास बानानी साहब को 2 मिनट मशहूर करूंगा कि वो मुख्तर टाइम में अपनी तकरीर खत्म करेंगे। मुख्तर टाइम की किल्लत है। इलियास बानानी साहब। आप हुए मेहमान तो बामुदर अच्छा लगा, आप हुए मेहमान तो बामुदर अच्छा लगा, आज हमको पहली बार अपना घर अच्छा लगा। उमर साहब, मैं पिछले 10-12 साल से आपको असेंबली में बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और जो आपने स्टैंड इस जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लिया, मैं जोरदार तालियों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहां तक इस इलाका बानिहाल के पहाड़ी दामन में वाक़ा इस खड़ी का ताल्लुक है, उमर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इलाका खड़ी नाचनाना से लेकर मोहम्मंगे तक इन पहाड़ी दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों की एक आस और उम्मीद है कि जब आप वजीर आला बनेंगे, इस इलाके के सबसे बड़ा मुतालबा है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ आपकी सरकार बनने के बाद यहाँ के तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए एक डिग्री कॉलेज का ऐलान किया जाए। इसके अलावा हम तो दिली तौर और जज्बाती तौर पे कश्मीर से जुड़े हैं, लेकिन कश्मीर के मसले को, खासकर दफा 370 को, उमर साहब मैं जज्बात में एक बात कहना चाहता हूँ। जब 5 अगस्त का फैसला आया, सूबा जम्मू के अंदर पहली मज़ामती तारीख जो उस आवाज उठाई तो वो उस नाचीज ने उठाई। मेरे एक साथी के साथ में 7 महीने जेल चला गया। कहते हैं मिल जाए जो कतरा समंदर से तो कतरा नहीं रहता। बेशक उस वक्त हम कतरे थे, लेकिन आज जब हमारी जमात थे, जिस जमात के साथ हम पहले वाबस्ता थे, जब आपके स्टैंड को देखा, यहाँ के बच्चे बच्चे की एक आवाज थी कि आपका फैसला उमर अब्दुल्ला साहब के साथ होना चाहिए और हम सब ने फैसला ले लिया है। और वो ये फैसला ये है कि जो हमारा उम्मीदवार है हाजी सजाद शाहीन साहब, मैं तो पहले जाती तौर पे उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, शायद काफी लोगों को पता हो या ना हो। इस तरह से 96 के बाद उमर साहब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बनी, लेकिन सजाद साहब के जन्मदिन पे मैं आपको, उमर साहब सजाद साहब के जन्मदिन पे मैं आपको इन नौजवानों के जोश और जज्बे से, बुजुर्गों की दुआओं से, माओ बहनों की दुआओं से आपको वादा देना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह 96 के बाद 2024 के इलेक्शन में जोश और जज्बे के साथ दोबारा जन्म लेगी और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी।
इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे जो एडीसी खड़ी रामसू के यहाँ फयाज साहब, तो वो स्टेज पे आए, मुख्तर वक्त में अपने ख्याल रखेंगे। काफी दिलों की धड़कन जनाब उमर साहब और उनके साथ बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के दिलों की धड़कन हमारे हाजी सजाद शाहीन साहब और अलियास बनाली साहब और मेरी बहन जो है गुलशन परवीन जी और बाकी स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हुए और आप और हम सब अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज पहली बार उमर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पहली बार शायद उस दौर को हम याद कर रहे हैं कि जिस दौर में हम मौलवी अब्दुल रशीद को याद कर रहे थे, वही दौर आज दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह पनहाल मूल कनेक्शन में जो है झंडा गाड़ने की कोशिश इंशाल्लाह नहीं बल्कि गाड़ दिया है सर उमर साहब। आप यकीन रखिए इंशाल्लाह जो है सजाद साहब को जो है इंशाल्लाह जीत के जो है 8 तारीख आपकी झोली में इंशाल्लाह भेजेंगे। हमारे मसले और मसाइल जो है चाहे वो सुमन हड़प से लेकर बहुमंगत है, मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, चाहे वो रोड के मसले हैं, चाहे वो दरदही का रोड हो, चाहे वो हमारे सरवंदी का रोड हो। 1947 के दौर में हम आज गुजर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चीज जो है हमारे साथ जो अन्याय किया गया है उमर साहब, आप यकीन करिए हमारे साथ अन्याय किया गया है। जो ऑनरेबल यहाँ 12 साल जो हमारे यहाँ पे साथ में चले, चाहे वो निकार साहब रहे या बाकी लोग रहे, कुंडल लबूठा का जो रोड हमारा है, चाहे वो मंजोस का रोड है, चाहे वो सांची का रोड है, चाहे वो मंगित बाहू का रोड है या वल्लभ का रोड है या बाबा हरी मालिक सुमंगित का रोड है, हमारे साथ अन्याय किया गया है। या हमारे खड़ी हायर सेकेंडरी जो है बहुत पहले आई हुई है, मगर आज की डेट में हम डिजर्व कर रहे हैं डिग्री कॉलेज हमारा जो है खड़ी में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है हमें बड़ा अफसोस है, कुछ लीडरों ने यहाँ 2014 में जैसे कि निकार साहब जिसने गुमला हायर सेकेंडरी को जो है रिबन काटा गया और बोर्ड चढ़ाया गया, हमारे लोगों के साथ धोखा किया गया है सर, और उसी के साथ मंगित में भी ऐसा ही हुआ है सर। मगर हम आज यकीन है हमें कि आपकी कयादत में जो है खड़ी को आप कभी रामसू नील बनहाल या हमारा सुमन हड़ौत जो है आप नहीं, संगलदान फूल को आज दिलों की धड़कन एक एक नस्ल में आप इस आवाम को और इस इलाकों को रखेंगे जिस इलाके को 70% डेवलपमेंट की जरूरत है। और मेरे शॉर्ट में लास्ट में एक बात बताने की जरूरत है, मुझे अफसोस हो रहा है उस कायद से जिसने 12 साल बनहाल में जो है हुकूमत की है, उस लीडर को जिसने उमर साहब को क्या आजाद साहब इसने बड़ी शख्सियत ने जो है सिखाया, और उसके साथ साथ उमर साहब उनको बहुत इज्जत करता था। मगर मुझे अफसोस है जिसमें, और कल एक जगह वो बयान दे रहे थे, कह रहा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको मैं नेस्त नाबूद करूंगा। क्या सही है गलत है? का रसूल तेरे हाथ में नेस्त नाबूद करने का नहीं है। आपको जवाब जो है 18 तारीख हमारे आवाम देंगे, हमारी कौम देंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस जंग में हम उतरे हैं और जगह जगह इंकलाब, 18 तारीख आप इंकलाब लाएंगे, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है उमर साहब इस इलाके को नहीं भूलेंगे। जगह जगह कोई इलाके का अगर मेरा किसी भी सराची का जैसे इलाके है रह गए हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं दावत दूंगा एक शायर से, हमारे जो आने वाले MLA कैंडिडेट है सजाद शाहीन। बानिहाल असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मेरे साथी जनाब सजाद शाहीन साहब, मोहम्मद अशरफ नायक साहब, यहाँ पे तमाम औहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कर हजरात, खड़ी के रहने वाले मेरे अजीज हमवतनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 10 साल के अरसे के बाद दोबारा बानिहाल असेंबली के सरजमीन पे आके मुझे एक मौका अपनी जमात के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का मिला। ये इलेक्शन भी बड़ी अजीब चीज है, पता नहीं चलता कौन कहां पे कौन सी बात करेगा।
जब ये तय हुआ था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि तमाम सीटों पे हम किसी फैसले पे आ जाएं, जिस पे कि कुछ सीटें हम उनके लिए छोड़ें, कुछ वो हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जिस पे बात हम दोनों में बनी नहीं। बहुत अच्छा। दो चार ऐसी सीटें थी जिस पे वो भी जिद कर गए, हमने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि एक दो सीटों पे जो है ये बात टूट जाएगी, बन नहीं पाएगी। लेकिन चलिए, आज हम वहां पहुंचे कि ज्यादातर सीटों पे हम जो है मिलके लड़ रहे हैं। लेकिन दो चार छह ऐसी सीटें हैं जहां पे उम्मीदवार उसका भी है, हमारा भी है। कैंपेन से पहले मैंने ये तय किया था कि अगर मैं उन इलाकों में गया जहां दोनों तंजीमों के उम्मीदवार हैं, तो मैं दूसरी तंजीम के उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक नहीं रहता। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि इस कैंपेन के दौरान मैं उनका जिक्र किए बिना अब स्टेज छोड़ ही नहीं पाऊंगा। समझ में नहीं आता, अगर हमारा झंडा खराब, अगर हमारे झंडे में लाल रंग, जिस तरह उसने कहा लोगों का खून निचोड़ के लाल किया, अगर हमारी कयादत खराब, यहां तक कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी उसने नहीं बख्शा, मेरी और फारूक अब्दुल्ला साहब की तो बात ही नहीं। अगर हम सब में इतनी खराबियां हैं, तो पहले मुझे ये बताए वो जो 2 महीने पहले यही बानिहाल की सरजमीन पे आके मैंने उनकी तंजीम के मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट मांगे, जब वो मेरे साथ खड़े थे और मेरी तारीफ करते हुए थके नहीं, तो खुदारा बानिहाल के लोगों को आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? बहुत अच्छा। क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अगर 2 महीने पहले मैं निहायत ही काबिल चीफ मिनिस्टर था, निहायत ही ईमानदार सियासतदान था, निहायत ही हमदर्द एक शख्स था, अगर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी, कोई कमजोरी नहीं, अगर उस वक्त सजाद शाहीन साहब भी एक बेहतरीन इंसान थे, अगर उस वक्त मेरे तमाम वर्कर अच्छे लोग थे, तो आज आपको इन सब में खराबी कैसे नजर आए? और तो और जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बानिहाल के लोग क्यों वोट दें, मेरी समझ में नहीं आता। हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। उस हुकूमत में अगर कोई काम करेगा वो सजाद शाहीन साहब है और कोई तकरीर में कहीं कहा कि यहाँ जितने भी संगे बुनियाद लगे या जितने भी पत्थर लगे उन पे हमारा नाम नहीं है। अब अगर हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमने हुकूमत में उसको रखने के बाद उसी को इजाजत दी कि वो जगह जगह पत्थर लगाएं, तो ये क्या हमारा कसूर है? क्या ये कोई हमने कोताही की? मैं चाहता तो वजीर आला के तौर पे हर जगह अपने नाम का पत्थर लगा देता, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना, मेरी इजाजत और मेरी मंजूरी के बिना यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं।
जो काम वो गिने उन सब फाइलों पे कहीं ना कहीं अगर आप सेक्रेटरीट जाएं तो आपको मेरा दस्तखत उस फाइल में नजर आ ही जाएगा। और वो काम मैंने किसी शख्स के लिए या किसी तंजीम के लिए नहीं किए, बजाते वजीर आला वो काम मेरे फर्ज बनते थे आपके लिए करना, क्योंकि आपकी खिदमत करना हुकूमत में बैठ के हम लोगों का फर्ज होता है। अब सजाद ने अपनी तकरीर में कुछ चीजों के हवाले से बात की जो हमारी कोशिश रही यहाँ पे हमने किए, लेकिन अब कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी करने बाकी हैं। इनमें सबसे पहले, क्योंकि हमने मंशूर में भी इस चीज का जिक्र किया है और मैं मंशूर की बाकी बातों पे आ ही जाऊंगा, लेकिन मंशूर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरासत में बाबा कौम ने मुफ्त तालीम दी हमारे बच्चों को और बच्चियों के लिए। अब आहिस्ता 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 मौजूदा 5-6 साल में उस सिलसिले को तहस किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में दोबारा इस चीज को दोहराया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम बच्चों को दोबारा मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। लेकिन उस तालीम का आप लोगों को इतना फायदा होगा नहीं अगर डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपके बच्चों को तकलीफ का सामना करना पड़े। और इसलिए मैं यहाँ मौके पर वादा करता हूँ, अगर हमारी हुकूमत बनी तो डिग्री कॉलेजों के पहले लिस्ट में इंशाल्लाह खड़ी अलग बातें अलग अलग जगहों पे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं, वही बात रामबन में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहाँ वोटों को तकसीम करने पर लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदारा मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे? क्या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ, ताकि उस सच के बुनियाद पे लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पे फिर यहाँ से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात
जिन्होंने अक्सर बेशतर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। निशान उनका कलम दवात है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल तबाही लाने वाले यही बीजेपी। लेकिन आप आज भी देखें, अगर महबूबा मुफ्ती की कोई तकरीर है उसमें 90% हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। बीजेपी का शायद ही वहां जिक्र होता है। अरे 370 लेने वाले वो, 35A लेने वाले वो, रियासत के 2 हिस्से करने वाले वो, रियासत से यूटी पे उतारने वाले वो, और हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसी से आपको पता चल जाता है कि अंदर अंदर से उनकी तार कहां जुड़ी हुई है। सिर्फ डरा धमका के वोट नहीं मांगते। हम लोग इंतजामिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग लोगों के ऊपर पर्चे दाखिल नहीं करते। मैं यहाँ स्टेज पे बैठा था तो इलियास मुझे कह रहा था कि जब से इसने हमारे साथ हाथ मिला के सजाद को जितवाने के लिए काम किया है, तब से इसके ऊपर 2 केस ठोक दिए गए। उन केसों की कोई जवाजियत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको दबाने के लिए और तंग करने के लिए, इनके साथियों को मजबूर करने के लिए। इलियास कोई बात नहीं ना, ये चंद दिनों का खेल है। महीने के बाद कोई मतलब नहीं होगा ना। आज 9 सितंबर है, अब महीना भी नहीं रहा नतीजों को। आपने 29 दिन थोड़ा सा रखना है ना, आप सब्र। 30वें दिन सारा ठीक हो जाएगा। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के हवाले से बात की, तो मैं उसमें से 2-3 अहम चीजों पे यहाँ बात करना चाहूंगा। देखिए, सियासी जो हमने वादे किए 370 को लेके, रियासत का हमें दर्जा वापस मिले उसको लेके, वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आपके रोजमर्रा के जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो दूर नहीं हो। और हमने अपने मंशूर में सिर्फ सियासी बातें नहीं की हैं, सिर्फ आपको डरा धमका के हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर हम अगले 5 साल में जो है कायम करें, और उसके लिए आप हमारा मंशूर देखें, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। हमने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमें लगता है हर किसी को जो है उससे फायदा होगा। अब एक यहाँ बेरोजगार नौजवानों की एक फौज है। बदकिस्मती से यहाँ प्रोजेक्ट बने, चाहे टनल हो, रेल हो, हाईवे हो, ठेकेदार भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, काम करने वाले भी बाहर से, मजदूर भी बाहर से। पहाड़ हमारा कटता है, आबो हवा हमारी खराब हो जाती है, हमारे घर के दीवार हिल जाते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को इन प्रोजेक्टों में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जहां प्रोजेक्ट हमारी जमीन पे लगेगा वहां रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा। इसके साथ साथ हमने सरकारी मुलाजमत का एक नया दौर शुरू करने का भी यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया है। दोबारा दूर दराज इलाकों में पीजी को बेच के पीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करने में भी हम वादा बने हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोगों ने बिजली के मुतालिक मुझसे शिकायत ना की। पहले तो बिजली मिलती नहीं है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर पहुंचा दिया जाता है। जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली की फीस 250, 300, 350 उससे ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए महीना। आपकी आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल 1650 रुपए। अब गुजारा होता नहीं।
हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हुकूमत बनेगी तो हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे। तालीम की मैंने बात की, महंगाई की वजह से यहाँ हमारी कमरें टूट रही हैं। वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत गैस के चूल्हे बांटे, सबों को कहा ये गैस का चूल्हा ले लो, अपने घर में अब लकड़ी और गोबर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को गैस के सिलेंडर के साथ जोड़ना पड़ता है और गैस का सिलेंडर जो है हर महीने इसकी हम कीमत बढ़ाते रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें वो गैस का चूल्हा तो आया लेकिन उसको जलाने के काबिल वो है नहीं, उस पर कपड़ा लगा के उसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपनी माओं से बहनों से ये वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की हुकूमत आई तो हम हर साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त उन घरों में देंगे जहाँ वो चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं। इसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर की स्कीम है, इसी के साथ साथ सेहत के निजाम को बेहतर करना, तालीम के निजाम को बेहतर करना, स्कूल्स को अपग्रेड करना, सड़कों का राशन। सबसे बड़ा धोखा अगर पिछले 5 सालों में हुआ वो राशन को लेके हुआ। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब और राशन का स्केल 5 किलो पे उतार के लाया है। अब 5 किलो महीना में अब किसका गुजारा होगा? हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है हुकूमत आएगी तो हम राशन कार्ड के जरिए एक तो स्केल बढ़ा देंगे ताकि आप लोगों का इस राशन से गुजारा हो और दूसरा मिट्टी का तेल और चीनी हम दोबारा राशन कार्ड से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह बहुत सी और बातें हैं, बहुत सी और बातें हैं जो हमें लगता है जिनसे आपकी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं वो कम होंगी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त है भी नहीं कि मैं उन सबों को यहाँ दोहराऊं। मैं सजाद से गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ इसके पास वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वो जो उर्दू में हमारा ये मंशूर है, मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप के जरिए जितने लोगों तक पहुँचा पाए ताकि आप खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद देखिए फैसला वोटर ने करना है और वोटर का फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि 8 से लेके 18 सितंबर तक आप उम्मीदवारों को तोड़िए, उनकी बातों को तोड़िए, उनके बात करने के तरीके को तोड़िए, उनके वादों को तोड़िए, इस चीज को तोड़िए कि क्या वाकई वो अपनी बातों में कभी कायम रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप फैसला करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूँ कि 18 सितंबर को माँ बहन नौजवान साथी बुजुर्ग आप सब पोलिंग बूथ में जाएं, हल्का बटन ढूंढे और सजाद शाहीन साहब को यहाँ पर कामयाब करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मैं खड़ी आऊं तो उस वक्त मेरे साथ सजाद शाहीन उम्मीदवार नहीं लेकिन सजाद शाहीन MLA बानिहाल और अगर चाहा तो और भी कुछ